आज हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इसकी कॉमन फंक्शंस, इसकी प्रॉपर्टीज़ और इन्वर्स लैप्लास चेक करेंगे और साथ में एंड पे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन फाइंड करेंगे। अच्छा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है हम क्या करते हैं, एक टाइम डोमेन डिफरेंशियल इक्वेशन को लैप्लास में कन्वर्ट कर देते हैं, उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के बाद हमारे पास लीनियर इक्वेशन आ जाती है। तो उस लीनियर इक्वेशन को हम सिंपल अलजेब्रिक सॉल्यूशन उसका फाइंड करके, ठीक है, उस अलजेब्रिक सॉल्यूशन को फाइंड करके हम क्या करते हैं, इन्वर्स लैप्लास ले लेते हैं। इन्वर्स लैप्लास लेके दोबारा उसको टाइम डोमेन में अप्लाई कर देते हैं, सॉल्यूशन को टाइम डोमेन में इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ठीक है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म को इस फार्मूले से फाइंड किया जाता है। एफ ऑफ टी का हम इंटीग्रल लेते हैं 0 से इन्फिनिटी तक ई रेज़्ड पावर माइनस एस टी डी टी से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि ई रेज़्ड पावर माइनस एस टी से एफ ऑफ टी का इंटीग्रल मल्टीप्लाई करके लिया जाता है। एग्जाम्पल चेक करते हैं। एक कांस्टेंट फंक्शन है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ए एक कांस्टेंट है, तो लैप्लास ऑफ ए लेना है, तो एफ ऑफ टी की जगह ए लिख दिया हमने, ए ई रेज़्ड पावर एस टी डी टी। इसको इंटीग्रेट किया तो एक्सपोनेंशियल का लैप्लास, एक्सपोनेंशियल का जो इंटीग्रल होता है एक्सपोनेंशियल इटसेल्फ होता है, नीचे उसके डेरिवेटिव से डिवाइड कर देते हैं। ई रेज़्ड पावर माइनस एस टी को माइनस एस से डिवाइड कर दिया, लिमिट पुट कर दी 0 से इन्फिनिटी तक। जब इन्फिनिटी पुट की तो ई रेज़्ड पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, जब 0 पुट की तो ई रेज़्ड पावर 0 1 होता है। तो ये आ जाएगा ए बाय एस, माइनस ए बाय एस आ गया, और ये और माइनस साइन मिलके अब उसमें प्लस हो गया। तो एक कांस्टेंट फंक्शन अगर ए है तो उसका लैप्लास ए बाय एस होता है। इसी तरह अगर 1 होगा तो उसका लैप्लास 1 बाय एस होगा, 5 होगा तो उसका लैप्लास 5 बाय एस होगा। ठीक है, एक कांस्टेंट फंक्शन की एक और मिसाल यूनिट स्टेप फंक्शन है। यूनिट स्टेप फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो इसका लैप्लास 1 बाय एस होगा। इस तरह एक और यूनिट इम्पल्स फंक्शन होता है, सिर्फ एक टी इज इक्वल टू 0 के ऊपर एक पल्स दी जाती है। उस इम्पल्स फंक्शन का लैप्लास होता है सिंपल 1 होता है, क्योंकि इम्पल्स फंक्शन टी इज इक्वल टू 0 के ऊपर सिर्फ एक टाइम पे एग्जिस्ट कर रही होती है। इसी तरह अगर हम एक्सपोनेंशियल कर लें, ई रेज़्ड पावर माइनस ए टी लें, तो एफ एफ टी की जगह ई रेज़्ड पावर माइनस ए टी लिख दिया, दोनों की बेस सेम है, इकट्ठा कर लिया। ठीक है, अगर माइनस टी कॉमन ले लें ऊपर तो एस प्लस ए आ गया। अब एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल का जो इंटीग्रल होता है एक्सपोनेंशियल इटसेल्फ डिवाइडेड बाय उसका डेरिवेटिव। टी का डेरिवेटिव 1 होगा तो यहाँ 1 लिखा नहीं है, देखिए मतलब है, और बाकी साथ में कांस्टेंट एज इट इज लिख दी। ठीक है, अब इसकी अपर लिमिट ई रेज़्ड पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, लोअर लिमिट ई रेज़्ड पावर 0 1 होता है। ई रेज़्ड पावर 0 यहाँ लिखते हैं ना, ई रेज़्ड पावर 0 1 होता है, तो ये और ये माइनस मिलके प्लस हो गए, तो ये बना 1 डिवाइडेड बाय एस प्लस ए। तो एक एक्सपोनेंशियल का लैप्लास जो होता है वो 1 ओवर एस प्लस ए होता है। अब ई रेज़्ड पावर माइनस 3 टी है तो उसका लैप्लास होगा 1 ओवर एस प्लस 3। ई रेज़्ड पावर सिंपल 3 टी है तो 1 ओवर एस माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ नेगेटिव साइन है, इधर पॉजिटिव होगा, उधर पॉजिटिव हुआ तो यहाँ नेगेटिव साइन लिख देंगे। अब इसी एक्सपोनेंशियल को लेके एक साइनोसाइडल का फंक्शन का सॉल्व करते हैं। देखें, साइन थीटा होता है ई रेज़्ड पावर अयोटा थीटा माइनस ई रेज़्ड पावर माइनस अयोटा थीटा डिवाइडेड बाय 2 अयोटा। अयोटा को हम जे की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब 1 डिवाइडेड बाय 2 जे बाहर ले गए, ई रेज़्ड पावर जे अयोटा टी, सॉरी ई रेज़्ड पावर जे ओमेगा, ई रेज़्ड पावर जे ओमेगा का लैप्लास होगा 1 ओवर एस माइनस जे ओमेगा। ई रेज़्ड पावर माइनस जे ओमेगा टी का लैप्लास होगा 1 ओवर एस प्लस जे ओमेगा। ठीक है, नेगेटिव था, पॉजिटिव साइन लिख दिया, पॉजिटिव है तो नेगेटिव साइन लिख दिया। इन दोनों का जब एलसीएम लेके हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा ओमेगा डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो
साइन ओमेगा टी का लेप्लास होता है ओमेगा डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। अगर साइन 2t है तो उसका होगा 2 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, अगर साइन 1t है तो 1 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 1। ये वही सारे इकट्ठे करके लिखते हैं एक ही पेज के ऊपर। ये टेबल आपके जहन में होना चाहिए। साइन का ओमेगा डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है, तो कॉस का एस डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है। साइन में ओमेगा ऊपर होता है और कॉस में एस ऊपर होता है। अब ई रेस्ट पावर माइनस अयोटा ओमेगा ई रेस्ट पावर माइनस ए टी हो तो एस की जगह एस माइनस एस प्लस ए लिख देते हैं। ई रेस्ट पावर माइनस ए टी हो तो एस की जगह एस प्लस ए लिख देते हैं। साइन और कॉस दोनों के साथ यही बात है। देखिए टी का 1 ओवर एस स्क्वायर, टी की रेस्ट पावर एन हो तो एन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस रेस्ट पावर एन प्लस 1। कुछ प्रॉपर्टीज है लेप्लास ट्रांसफॉर्म की, अगर दो को प्लस करके लेप्लास लें तो वो वही होता है, दोनों का अलग अलग लेंगे। अगर एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। अगर ई रेस्ट पावर माइनस ए टी मल्टीप्लाई हो रहा हो तो फंक्शन के अंदर माइनस ए का शिफ्ट डाल देते हैं। फंक्शन जो है खुद उसके अंदर कोई टाइम शिफ्ट हो तो ई रेस्ट पावर माइनस एस टी बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन बाहर लिखा हो तो अंदर लिख देते हैं, अगर फंक्शन के अंदर हो तो उसको बाहर निकाल के साथ में ए एस लिख देते हैं, फंक्शन का शिफ्ट लिख दिया। अगर एक फंक्शन टी डिवाइडेड बाय ए हो रहा हो तो ए कांस्टेंट बाहर करके एफ ऑफ ए एस लिख देते हैं। अच्छा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म की ये ब्यूटी है कि हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व करने की एक एग्जांपल दिखाई गई है कि एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर माइनस टी लिखा। ठीक है, अब अगर इसका लेप्लास ले तो अगर सिंपल इसमें t इज इक्वल टू 0 पुट करें तो ई रेस्ट पावर माइनस 0 इज इक्वल टू 1 है ना। सिंपल t की जगह 0 पुट करें तो उसका 1 आंसर आता है। अब इसी का लेप्लास ले लिया 1 डिवाइडेड बाय s प्लस 1। इसके अंदर s इज इक्वल टू इन्फिनिटी पुट किया, s इज इक्वल टू इन्फिनिटी पुट किया तो 1 इसके अंदर s इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर भी वही 1 आया। लेकिन इसमें हमने करना क्या होता है, अब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम t इज इक्वल टू 0 के ऊपर फाइंड करने के लिए लिमिट s अप्रोचेस टू 0 s f ऑफ s के साथ हमने ये लिमिट पुट करनी होती है। पहले f ऑफ s निकाल लिया, फिर s को मल्टीप्लाई कर दिया f ऑफ s के साथ, फिर उसके अंदर इन्फिनिटी लिमिट पुट करें तो हमें 0 वाली इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम निकलती है। इसी तरह फाइनल वैल्यू निकालनी हो तो s f ऑफ s के अंदर s की जगह 0 पुट कर देते हैं, मतलब अपोजिट होता है। अगर 0 इनिशियल वैल्यू हो तो इन्फिनिटी पुट करते हैं, अगर फाइनल वैल्यू हो तो 0 पुट करते हैं, साथ में s मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा, लेप्लास हम फाइंड कर रहे थे, अगर p ऑफ t इज इक्वल टू 5 cos 2t इंटू प्लस के साथ 3 ई रेस्ट पावर माइनस 4t लिखा हूँ। इसका हमने लेप्लास फाइंड करना है। cos का लेप्लास होता है s डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की जगह यहाँ 2 लिखा हुआ है तो यहाँ 2 का स्क्वायर ले लिया, 4 आ जाएगा। ई रेस्ट पावर माइनस ए टी का लेप्लास होता है 1 ओवर एस प्लस ए। माइनस 4 है तो एस प्लस 4 कर दो। अब यही वाली चीज़ें लेप्लास ट्रांसफॉर्म की सारी चीज़ें हम इनवर्स लेप्लास में जहाँ डायरेक्ट आइडेंटिफाई कर सकें वो भी कर सकते हैं। देखिए 5/s है तो किसी भी कांस्टेंट का लेप्लास क्या होता है? 1 ओवर s। जैसे a का आपने चेक किया था, a का a डिवाइडेड बाय s होता है तो 5/s का सिंपली 5 आ जाएगा। 1/s स्क्वायर किस चीज़ का लेप्लास होता है? t का होता है। 1/s प्लस 3 ई रेज़ पावर माइनस 3t का लेप्लास होता है। अब एक और s 200 डिवाइड बाय s प्लस 100 का स्क्वायर।
एस प्लस 100 का स्केयर को हम 10, इसका 100 को 10 का स्केयर लिख सकते हैं। अब देखें कॉस के केस में एस डिवाइडेड बाई एस स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर होता है, ऊपर एस तो है नहीं। साइन के केस में ओमेगा डिवाइडेड बाई एस स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर होता है, तो एस स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर तो है, ऊपर हम 10 बना सकते हैं क्योंकि 200 है, इसको 20 और 10 के प्रोडक्ट में लिख दिया, तो ये बन गया साइन 10t। 20 साइन ऑफ 10t टोटल बन गया इसमें। अच्छा, इनवर्स स्टेप लैप्लास में अगर हम इसको डायरेक्ट बाय आइडेंटिफाई करने के से ना सॉल्व कर सकें तो हम क्या करते हैं, उसको पहले पार्शियल फ्रैक्शन ले लेते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब होता है फ्रैक्शन को हमने ब्रेक कर दिया। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन किस तरह किया जाता है उसके देखते हैं अभी। हाँ, ए डिवाइडेड बाय एस प्लस पी वन का मतलब पहले वाला पोल, दूसरे वाला पोल, तीसरे वाला पोल, सारे पोल्स से अलग अलग करके डिवाइड कर देते हैं। जब हम ये पहले वाली वैल्यू पुट करते हैं तो हमें A1 मिलता है, दूसरे वाली वैल्यू पुट करते हैं तो हमें A2 मिलता है। इसी तरह यहाँ पे K लिखा हुआ है कि S इज इक्वल टू P ऑफ K, जब पुट करते हैं तो Kth वैल्यू मिलती है। उसमें क्या होता है, S माइनस P ऑफ K मल्टीप्लाई हो जाता है, क्योंकि ये नीचे आ रहा होता है, वो मल्टीप्लाई हो जाता है F ऑफ S के साथ और वो वैल्यू पुट कर देते हैं। एग्जाम्पल से चेक करते हैं उसको। देखें ये क्वेश्चन है ना, एस स्केयर प्लस 3s प्लस 2 को हम लिख सकते हैं s प्लस 1 s प्लस 2, s प्लस 1 s प्लस 2 लिख दें। ए के लिए ए को नीचे हमने s प्लस 1 लिख दिया, बी के लिए हमने s प्लस A1 के लिए ये कर दिया, A2 के लिए ये कर दिया। अब A1 की वैल्यू जब s इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो A1 मिलेगा। s इज इक्वल टू -1 पुट किया, साथ में s प्लस 1 से मल्टीप्लाई हुआ ये वाला फंक्शन, तो पीछे क्या रह जाएगा, s प्लस 1 और s प्लस 1 काट गए, s प्लस 6 s प्लस 2 रह गया, -1 पुट किया तो ये 5 आ गया। इसी तरह s इज इक्वल टू -2 पुट किया तो यहाँ पे -4 आ गया, 5 और -4 डाल दिए, ये s प्लस 1 लिखा हुआ है तो e रेज़्ड पावर -1t होगा और ये e रेज़्ड पावर -2t होगा। -4 साथ में कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये एक दूसरी तरह का एग्जांपल है। अब इसमें देखें, पहले A1 डिवाइडेड बाय s प्लस 1 प्लस A2 डिवाइडेड बाय s प्लस 2 और साथ में ये तीसरी टर्म है। इस तरह की टर्म हमने अभी तक नहीं देखते हैं, इसको हमने क्वाड्रेटिक टर्म कहते हैं। क्वाड्रेटिक टर्म के लिए हम as प्लस b यानी कि दो कांस्टेंट होते हैं जिनको हमने फाइंड करना होता है। पहले को s के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, दूसरे को एज इट इज लिख देते हैं। अब इसको सॉल्व करने के दो तीन तरीके हैं कि पहले तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स कर लें, या फिर इस तरह करें कि s की वैल्यू पहले चेक करें, 0 पुट करने से सिस्टम इनफाइनाइट तो नहीं होता, 0 पुट करके चेक करें, फिर 1 पुट करके चेक करें, वो ज़्यादा शॉर्टकट बन जाता है। अब देखें इस केस में s इज इक्वल टू, अगर हम 0 पुट करते हैं तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, 2 आ गया और 5 आ गया। 1 2 और 5 लिख दिया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया। ये s इज इक्वल टू 0 से ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ b रह जाएगा। तो ये वाली इक्वेशन बन गई। इस सारी इक्वेशन को सॉल्व किया तो b इज इक्वल टू -25 निकला। s इज इक्वल टू 0 पुट करने के बाद अब हमने क्या किया, s इज इक्वल टू 1 पुट किया। जब s इज इक्वल टू 1 पुट किया तो 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 5 8 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, 1 प्लस 2 प्लस 5 8 आ गया। ठीक है, s की जगह जब 1 पुट किया तो a आ गया, a प्लस b आ गया। अब यहाँ b की जगह -25 पुट किया तो सारे का रिजल्ट निकला, a की वैल्यू निकली -15। तो ये -15 s -25 निकला।
ठीक है, ये वाली दो वैल्यू मैंने खुद ही डायरेक्ट फाइंड करके एज इट इज लिख दिए हैं, क्योंकि आपको पता ही है ना। अब इस चीज़ का लैप्लास ये है, इन्वर्स लैप्लास फाइंड करेंगे तो ये e रेज़्ड पावर माइनस टी हो जाएगा, ये e रेज़्ड पावर माइनस 2t हो जाएगा। इस फंक्शन का नहीं पता तो इसको हम फिलहाल f2 ऑफ t लिख देते हैं, इनके दूसरा फंक्शन है जिसको हमने अभी सॉल्व करना। f2 ऑफ s लिख दिया ये वाला। इसको कंप्लीट स्केयर बना सकते हैं, एस स्केयर प्लस 2s प्लस 5 को अगर कंप्लीट स्केयर बनाना हो तो एस स्केयर प्लस 2s प्लस 1 जो होता है s प्लस 1 का स्केयर होता है। ठीक है, एक दफ़ा अगर प्लस 1 करते हैं तो एक दफ़ा माइनस 1 भी करना पड़ेगा, तो माइनस 1 कर दिए तो ये बन गया s प्लस 1 का स्केयर बन गया, और यहाँ प्लस 4 आ गया, 4 जो होता है वो 2 का स्केयर होता है, तो s प्लस 1 और प्लस 2 का स्केयर साथ में लिखते हैं। अब यहाँ पे देखें ये ऊपर दो है, एक s वाली टर्म है, एक कांस्टेंट वाली टर्म है। s वाली टर्म जो है वो कॉज में आती है और कांस्टेंट वाली टर्म साइन में आती है। देखो ना, कॉज होता था s डिवाइडेड बाय s स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर, साइन होता था ओमेगा डिवाइडेड बाय s स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर। तो पहले कॉज वाली टर्म सॉल्व कर लेते हैं, s डिवाइडेड बाय s स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर में चाहिए, s की जगह s प्लस 1 लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी हमने s प्लस 1 बनाना है ऊपर। s प्लस 1 बनने के लिए इसको हमने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। -25 को हम लिख सकते हैं -15 -10। जब -15 -10 लिख दिया तो पहले वाले दोनों में से -15 कॉमन आ गया, s प्लस 1 आ गया, तो यहाँ पे भी s प्लस 1 आ गया, ये भी s प्लस 1 है और ये 2 आ गया। अब -15 -10 लिखा था तो यहाँ पे 10 आ गया, तो कॉज होता है ओमेगा, ये जो नीचे ओमेगा का स्केयर होता है वही ओमेगा एज इट इज आना चाहिए, ओमेगा डिवाइडेड बाय एस स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर, ये साइन आ गया, और ये s डिवाइडेड बाय एस स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर, ये कॉज आ गया। अब s प्लस 1 है तो e का एक डिले है इसमें, इसका मतलब है s प्लस 1 है तो इसमें भी e का एक डिले है, कॉज 2t है, साइन भी 2t है। ये दोनों e रेज़ टू, ये भी आपने पीछे देखे थे ना। इसी तरह अगर सेकंड ऑर्डर हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, s प्लस 2 का स्केयर हो तो एक दफ़ा स्केयर लिख देते हैं, एक दफ़ा सिंपल लिख देते हैं। पहले s की वैल्यू 0 जब पुट करेंगे तो a निकलेगा, s की वैल्यू जब 2 पुट करेंगे तो ये c1 निकलेगा, s की वैल्यू 2 पुट की तो c1 निकला। a और c1 की वैल्यू डाल दी। अब इसके बाद मैंने कहा था 0 पुट करना है, चेक करना सिस्टम इन्फिनिटी तो नहीं आ रहा। देखिए यहाँ 0 पुट करते हैं सिस्टम इनफाइनाइट हो जाता है, सिस्टम इनफाइनाइट हो जाता है ना, तो 0 नहीं इसके अंदर पुट कर सकते। अब 1 पुट करने की कोशिश करते हैं, 1 पुट किया तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 2, यहाँ पे 1, 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 एज इट इज लिखते हैं ना। इस सारे को जब हम सॉल्व करेंगे तो C2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी, C2 की वैल्यू मिल गई, वो यहाँ पे लिखते। अब देखें ये एक सिंपल कांस्टेंट है 1 ओवर एस, ए का क्या था a बाई एस, तो 15 बाई एस का 15 आ जाएगा, ये e रेज़्ड पावर माइनस 2t आ जाएगा, माइनस 2t आ जाएगा। अब ये साथ में s माइनस 2 का स्केयर है तो इसका मतलब है इसके साथ t मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर क्यूब होता तो यहाँ साथ में t स्केयर से मल्टीप्लाई कर देते। अच्छा, ये तो हो गया इन्वर्स लैप्लास। अब हम चेक करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन में लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमारी किस तरह हेल्प करता है। देखिए फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल है वो तो s माइनस एफ ऑफ s माइनस एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 का मतलब होता है इनिशियल कंडीशन, पहली इनिशियल कंडीशन। जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उतनी ही हमें इनिशियल कंडीशन चाहिए होती है सिस्टम को सॉल्व करने के लिए। अगर सेकंड ऑर्डर है तो s स्केयर एफ ऑफ s माइनस एस एफ ऑफ 0 माइनस एफ डैश ऑफ 0। ठीक, इसी तरह अगर थर्ड ऑर्डर है तो s क्यूब एफ ऑफ s माइनस एस स्केयर एफ ऑफ 0 माइनस एस एफ डैश ऑफ 0 माइनस एफ डबल डैश ऑफ 0। ठीक है, ये पावर जो है जो डेरिवेटिव जितना है उतनी पावर होगी, फिर पावर कम होती जाएगी। ठीक है, और
जो इनिशियल कंडीशन है, पहले एफ ऑफ ज़ीरो आएगी, फिर एफ डैश ऑफ ज़ीरो आएगी, फिर चलते जाएंगे एफ ऑफ n माइनस वन तक जाएंगे, यानी कि सेकंड ऑर्डर है तो एफ डैश ऑफ ज़ीरो तक चाहिए होगी, थर्ड ऑर्डर है तो एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो तक चाहिए होगी। अब एफ ऑफ अगर इंटीग्रेशन आ जाए तो उसका लैप्लास एफ ऑफ एस डिवाइडेड बाय एस होता है। फर्स्ट इंटीग्रेशन में डिवाइडेड बाय एस, सेकंड और थर्ड में एस स्क्वायर और एस क्यूब से डिवाइड करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, देखें ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये सिंपल y है और ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का लैप्लास a का लैप्लास a बाय एस होता है, तो 12 का लैप्लास 12 बाय एस हो गया। y ऑफ t का लैप्लास y ऑफ s हो गया। y डैश ऑफ t का एस वाई ऑफ एस माइनस वाई ऑफ ज़ीरो। वाई ऑफ ज़ीरो की यहाँ पे वैल्यू इनिशियल कंडीशन गिव है, वाई ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू 10, तो वाई ऑफ ज़ीरो की जगह 10 पुट कर दी। अब ये 10 कांस्टेंट है, इसको उस तरफ ले गया तो ये प्लस हो गया, इसमें और इसमें वाई ऑफ एस कॉमन आ रहा है तो ये एस प्लस टू वाई ऑफ एस कॉमन ले लिया हमने इसमें। अब ये वाले s प्लस टू उधर जाके डिवाइड होगा, इसके नीचे भी डिवाइड होगा, इसके नीचे भी डिवाइड होगा। दोनों के नीचे जाके डिवाइड होगा। इसी तरह हम एक और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं। सेकंड ऑर्डर में हमें दो इनिशियल कंडीशन चाहिए होंगी, एक y ऑफ ज़ीरो, एक y डैश ऑफ ज़ीरो। अब देखें ये y डबल डैश है तो s स्क्वायर y ऑफ s माइनस s y ऑफ ज़ीरो माइनस y डैश ऑफ ज़ीरो, s स्क्वायर y ऑफ s माइनस s y ऑफ ज़ीरो, y ऑफ ज़ीरो की वैल्यू 10 गिवन है, माइनस y डैश ऑफ ज़ीरो, y डैश ऑफ ज़ीरो की वैल्यू 0 है, प्लस 3 y डैश है तो s y ऑफ s माइनस y ऑफ ज़ीरो, y ऑफ ज़ीरो की वैल्यू 10 गिवन है। ठीक है, y का y ऑफ s कांस्टेंट का वही कांस्टेंट डिवाइडेड बाय s। अब इसमें से ये वाली टर्म 30 जो है ये कांस्टेंट है, उधर चला जाएगा, ये 10s कांस्टेंट है, उधर चला जाएगा। तो s अगर हम y ऑफ s देखें, y ऑफ s के साथ s स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, y ऑफ s के साथ s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। जब y ऑफ s में से ये कॉमन ले लिया, तो यही वाली टर्म उधर जाकर डिवाइड हो जाएगी, s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब 24 के नीचे भी s पहले भी एक था तो वो s हमने बाहर लिख दिया। ठीक है, और ये वाला 10 उधर गया तो प्लस हो गया, और ये वाला -30 इधर गया तो प्लस हो गया। यहाँ पे देखिए साथ s मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि 24 के साथ s डिवाइड हो रहा था। इसको हम दो फ्रैक्शन में तक कर सकते हैं, एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2 को हम लिख सकते हैं एस प्लस 1 और एस प्लस 2 को प्रोडक्ट, एस प्लस 1 एस प्लस 2 को प्रोडक्ट के तौर पे लिख सकते हैं, वो लिख दिया। एस प्लस 1 एस प्लस 2 सारे को सॉल्व करने के बाद ये इसका रिजल्ट है, पिछले वाले सारे को ना, इसको एस प्लस 1 सारे का एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद ये वाली टर्म इधर मल्टीप्लाई होगी, ये वाली टर्म इधर मल्टीप्लाई होगी। जब ये वाली टर्म इधर मल्टीप्लाई होगी तो एस प्लस 1 एस प्लस 2 आपस में यहाँ कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये वाली टर्म जब इधर मल्टीप्लाई होगी तो इसमें इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो मतलब यहाँ पे जो मल्टीप्लाई होगा एस मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा। अच्छा यहाँ पे इसने, अच्छा इसके अलावा हम इसको सिंपल और भी सिंपल तरीके से कर सकते हैं कि इसको एज इट इज़ ट्रीट करें और इसको एज इट इज़ ट्रीट करें। ठीक है, वो वाला मेथड दूसरा तो आपने एलसीएम लेके किया होगा, तो इसको एज इट इज़ ट्रीट करके भी कर सकते हैं। 24 वाले को अलग ट्रीट कर दिया, 10s प्लस 30 वाले को अलग ट्रीट करें।
ठीक है, तो 12/s ये a बाय पहले वाली टर्म बनेगा, b बाय दूसरे वाली टर्म बनेगा, c बाय तीसरे वाली टर्म बनेगा, a बाय s प्लस 1, b बाय s प्लस 2। तो इन सारों की वैल्यूज़ फाइंड कर ली। जब इन सारों की वैल्यूज़ फाइंड की, अब यहाँ पे देखें s प्लस 1 के ऊपर क्या है, 20 है ना, यहाँ s प्लस 1 के ऊपर क्या है, 24 है, -24 है। तो -24 में से 20 निकालें तो -4 आ जाएगी। इसके ऊपर -10 है, इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर 12 है, तो 12 में से 10 माइनस की तो 2 आ गई। मतलब इंडिपेंडेंटली भी सॉल्व कर सकते हैं इन दोनों को अलग-अलग करके। तो इफ एफ ऑफ टी इसका फाइंड करें तो ये 12 आ जाएगा, ये e रेज़ पावर -t आ जाएगा, ये e रेज़ पावर -2t आ जाएगा। सही हो गया।